नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लेकर आया हूं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की 2 किताबें हैं जिसमें कि आपके टोटल नंबर ऑफ 40 चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको आज पहली किताब के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, दूसरी किताब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और कुल मिला के इस वीडियो में टोटल मैं आपको दोनों किताबों के 28 to 30 हार्डली टॉपिक्स बताऊंगा, 30 हार्डली टॉपिक्स बताऊंगा मैं आपको। इन टॉपिक्स को करने से आपके 80 से 85% मार्क्स फिजिक्स में बहुत आराम से आ जाएंगे। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक बताऊंगा वो आप टॉपिक लिख लेना, उसको ईमानदारी से पढ़ लेना। जो आपके प्री बोर्ड फर्स्ट एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड सेकंड एग्जामिनेशन, उसमें आप देख लेना और डेट को मेंशन कर लेना। और जब आप अपने स्कूल में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को देके आना तो जो मैंने टॉपिक बताए हैं उससे आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ अपने प्री बोर्ड्स में नहीं, आपके जो मेन लड़ाई है बोर्ड एग्जामिनेशन में उसमें भी आपको भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बस प्लीज मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूं। आप बस इसको इग्नोर करना, बाकी जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं उसको आप लिख लेना। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले से यहां पर काफी सारा अंडरलाइन है क्योंकि स्टूडेंट्स मैं ये वीडियो पहले ही बना चुका था, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को खत्म किया था तब मैं देखने गया था तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो इसके लिए मेरा मोह हो गया था। तो मैं फिर से इस वीडियो को मेहनत कर रहा हूं इसको कि मैं फिर से आपको ये जो टॉपिक्स मैंने बताई थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो मैं फिर से बना रहा हूं इस वीडियो को। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और जो भी मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको ओपी ईमानदारी से आप बहुत अच्छे से लिख लें। मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम मेंशन नहीं किया है, मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम पहले आपको बताऊंगा कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड सो ऑन, चैप्टर 14 क्या नाम है चैप्टर का, और फिर मैं आपको बताऊंगा आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने। तो मैं आप ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, सिर्फ 15 मिनट मैं आपको चाहूंगा। 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी तो आप प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करें और थोड़ा समझें। पहला चैप्टर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेना कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव होती है तो क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ लेना, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा चुका है। जो डायग्राम बनता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या क्या डायरेक्शन होती है और जो निगेटिव होता है उसकी क्या डायरेक्शन होती है। अब मैं सेकंड में आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि चाहे सेट 1 हो, चाहे सेट 2 हो, चाहे सेट 3 हो, आप 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लें। वो क्वेश्चन है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ स्टूडेंट्स एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं लीड क्वेश्चन बता रहा हूं, चाहे पेपर कितना भी टफ है 2026 का फिजिक्स का, आपको गॉस लॉ 100% देखने को मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास पेपर आ गया है, लेकिन मेरा ये विश्वास है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा खुद पर विश्वास है कि मैंने गॉस लॉ अगर कह दिया है स्टूडेंट जरूर आएगा। आप इसको भरोसा कर लेना, आप देख लेना अपने प्री बोर्ड फर्स्ट में, प्री बोर्ड सेकंड में गॉस लॉ अगर कह दिया है तो याद कर लेना एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ये बिल्कुल एक ही में है। गॉस लॉ और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं क्योंकि टॉपिक आने वाला है, लीक क्वेश्चन है। आप जब अपना बोर्ड एग्जामिनेशन को देकर आना तब आप फिर से इस वीडियो पर आना, कमेंट करना कि सर जो कहा था वही हुआ, ठीक है ना। इसके बाद मैं आता हूं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या पढ़ना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ लेना कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं। दूसरा टॉपिक आप बेटा पढ़ लेना कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तीसरा टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये 3 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर से सिर्फ यही पूछा जाता है। थर्ड चैप्टर पे मैं फटाफट आता हूं। थर्ड चैप्टर का बेटा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा चैप्टर है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेना, जो लूप रूल और जंक्शन रूल वगैरह आप इसको देख लेना। जो उनके 2 लॉ हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जो उनके दोनों लॉ जो बेस है उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेना, बीट स्टोन ब्रिज पढ़ लेना, बैलेंस कंडीशन P/Q इक्वल टू R/S उसको पढ़ लेना। अब मैं आता हूं तीसरे टॉपिक को, लिख लेना, वो यहां मैंने लिखे नहीं, मुझे याद आ गए। तो पहला आप लिख लेना ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा हो गया है। तीसरे में आप लिख लेना बेटा ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, फिर आप पढ़ लेना ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, सही है ना, सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सेट 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ना नहीं है। सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा, बहुत दबा के सवाल इस पर पूछे जाते हैं। खास तौर से जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, देख लेना, डेरिवेशन देख लेना, और जो इसका न्यूमेरिकल बेस पोर्शन है वो देख लेना। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल सेट 1 का क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको देख के जाना, आसान है। तो आप समझ गए आपको चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना है। और इसके बाद जो कुछ रिलेशन जो है, 7-8 रिलेशन जो एक 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, आप समझ रहे होंगे, साइड बुक्स में भी, एनसीईआरटी में भी रिलेशन से पढ़ लीजिएगा, बहुत बस काम हो जाएगा इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 आपका बहुत अच्छा चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, टॉर्क ऑन करंट लूप
एंड मैग्नेटिक डायपोल। ये आप टॉपिक पढ़ लेना कि टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डायपोल। दूसरा आप टॉपिक कर लीजिएगा द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लीक क्वेश्चन है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 टॉपिक आप इसमें बेटा कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको गॉस लॉ एक लीक क्वेश्चन बताया था, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसका जो कन्वर्जन है कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जो कन्वर्ट करते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। गॉस लॉ और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक लीक क्वेश्चन है, जो हाईलाइट क्वेश्चन है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जो डेरिवेशन है बिना साइन थीटा वाला देख लेना, उसको बहुत लिख कर 2-2 3-3 बार लिख कर देखना। जो देखो 30 टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं, आप अपने प्री बोर्ड्स में देख लीजिएगा तो 30 टॉपिक बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसी वीडियो खत्म होगी फिर मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा कि आपको इन चैप्टर्स को तैयार कैसे करना है, पढ़ना कहां से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस पे पढ़ लेना। ये चैप्टर आपका हो गया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। 5th चैप्टर है, इसका नाम आप अच्छे से जानते हैं, मूविंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म अब डिलीट हो गया, तो ये चैप्टर अब काफी छोटा हो गया। लेकिन जो भी टॉपिक इसमें है वो ही काफी इंपॉर्टेंट है। बार मैग्नेट जो कि आप 9-10 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज ऑफ बार मैग्नेट आप इसकी नॉलेज ले लीजिएगा। क्लास 12 पे जो बुक्स में लिखा है पढ़ लीजिएगा। अब मैं गॉस लॉ की तरह मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तरह एक क्वेश्चन लीक करता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। इनको पढ़ लेना कि ये तीनों मैग्नेटिज्म क्या होते हैं। ये पढ़ लेना कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमैग्नेटिज्म, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तीनों को पढ़ लेना कि निकल के कहां से आए। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, केस बेस्ड पूछा जा सकता है, लॉन्ग पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने ब्लू मार्कर से 100% लिख रखा है, कह दिया 100% आना है। गॉस लॉ कह दिया आना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कह दिया आना है, तो आना है। आप देख लेना, 10 से 15 साल के अपने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो बेटा, मिलेगा। ठीक है, आता हूं चैप्टर नंबर 6 से। बहुत अच्छा छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे पर बेस्ड है। फैराडे के 2 लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लेना, स्टेटमेंट याद कर लेना, लेंज लॉ के बारे में देख लीजिएगा। इंडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अगर सेल्फ इंडक्शन सेट 1 में, तो म्यूचुअल इंडक्शन सेट 2 और सेट 3 में। म्यूचुअल इंडक्शन में अगर हम बात करें कि M12 इज इक्वल टू बेटा M21, जो उसके फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, M1 और M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। खैर आप याद कर लेना कि जो फाई बराबर MI होता है, खैर वो तो अगर पढ़ाने पाएगा फिर तो अलग चीज है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी जो एक जैसे मैं टॉपिक फिर मैं लीक कर रहा हूं, एक क्वेश्चन एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर। पिछले साल ट्रांसफार्मर आया था, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का जो एसी अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक है, लेकिन एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल बढ़िया से उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग थ्योरी, डेरिवेशन, उनके ग्राफ से उनको पढ़ लेना। एसी जनरेटर में कब ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, कब स्टेप अप होगा, बेटा पढ़ लेना। एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर 100% लीक क्वेश्चन है, आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा डेरिवेशन पहले पार्ट में मिल जाए, फिर हो सकता है दूसरे तीसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में हो सकता है आपको उससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाए, लेकिन आना है। फिर मैं आता हूं 7 चैप्टर पे, अल्टरनेटिंग करंट। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको टीचर्स ने बताया होगा कि इस चैप्टर में फेजर डायग्राम्स बहुत ज्यादा है, तो मैं सबसे पहला टॉपिक लेकर आया हूं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। की जो एलसीआर सर्किट है उसमें एल, सी और आर, इसका अलग अलग भी पढ़ लेना। फेजर डायग्राम बने हुए हैं और एलसीआर में एक से डायग्राम भी बने हुए, कंबाइंड जो फेजर डायग्राम है। फिर आप पढ़ लेना कि एवरेज वैल्यू के अलग, एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट की जो वैल्यू होती है वो हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है और फुल साइकिल के लिए कितनी होती है। और हाफ साइकिल में आपको पता है 0 आता है, तो वो अलग से भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाफ साइकिल इज 0। और फुल साइकिल के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, जहां पर आप रखते हैं कि फुल, जैसे हाफ साइकिल के लिए क्या रखते हैं T/2, फुल के लिए आप जैसे जो भी, खैर आपको डेरिवेशन तो खैर आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आपके सीधे माइंड में हिट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपसे गॉस लॉ कहा था, तो सीधे आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ गॉस लॉ पढ़ना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि एप्लीकेशन पढ़नी, तो सीधा आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको भी आप पढ़ लेना कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं जब हम हाफ पे होते हैं, और फुल के लिए जो टाइम होता है जैसे T/2 रख देते हैं, हाफ के लिए और फुल के लिए तो T यूज करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। खैर इसके बाद हम आते हैं पावर इन एसी सर्किट पे। द पावर फैक्टर में बेटा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर 100% ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं आता हूं इस चैप्टर के, इस बुक के सबसे छोटे चैप्टर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। काफी आसान चैप्टर है, तो इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड बेटा उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे दबा के सवाल आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में भी, दोनों में एमसीक्यू में। बाकी
हो सकता है केस बेस भी इससे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। अब आप इस चैप्टर जो मैंने पहले किताब के चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 8 तक मैंने आपको ये भी बताया कि आपका चैप्टर 1 कौन सा है, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के नाम तक बताए, टॉपिक्स भी बता दिए। बिल्कुल आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अब इसके बाद मैं पूरा ये बोर्ड इरेज कर दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको जो बचे हुए आपके 6 चैप्टर्स है वो बताऊंगा और लास्ट में रोड मैप दूंगा। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको इस वीडियो को छोड़ के नहीं जानी। अभी भी आपकी बहुत सारी वीडियो भी आपकी बहुत काफी काम बचा है, सिर्फ 40 से 50% काम हुआ है, तो आप इस वीडियो में अभी भी बने। हाँ तो बच्चों अब मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो का सेकंड फेज। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट फेज में चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 8 तक सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे। सिमिलरली मैं इस बार आपको चैप्टर नंबर 9 से लगाकर चैप्टर नंबर 14 तक, जो कि आपकी सेकंड किताब है, जो बचे हुए 6 चैप्टर्स हैं, उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। तो मैंने आपसे अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इस वीडियो में आपके सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट चाहता हूं, तो लमसम 12 मिनट की वो फर्स्ट किताब की वीडियो थी और 8 से 9 मिनट में मैं आपको पूरी सेकंड किताब के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनसे भर भर के क्वेश्चंस आपको अपने प्री बोर्ड फर्स्ट में, प्री बोर्ड सेकंड में और आपका जो मेन लड़ाई है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है सेकंड किताब का, जो कि है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और सेकंड किताब का 9वां चैप्टर है। ऐसा कि आप समझ सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी दूसरी किताब का ये जो चैप्टर है 9 चैप्टर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरी किताब का ये पहला चैप्टर है। तो कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, 9 चैप्टर भी समझ सकते हैं, और अगर आप दूसरी किताब पढ़ रहे हैं तो ये पहला चैप्टर है। खैर बात ये है कि जो काम की बात है आप वो सुनिए। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है फ्रैक्शनल ऑफ स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज। इसके बारे में आप बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा। इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन हम जहां पर निकालते हैं, फिर एक ग्राफ बन के आता है, उसको आपको 100% आपको पढ़ के जाना है। जो थोड़ा सा प्रिज्म का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको उसको 5 से 6 बार बनाना है। और ये सेट 3 का अपने आप में एक बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट 2 में भी प्रिज्म काफी बार आ चुका है, सेट 3 में भी काफी बार आ चुका है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सेट 2 में, सेट 3 में, इसका मतलब फर्स्ट सेट 1 में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं आपको वो पढ़ के जाने। प्रिज्म का जो मैंने आपके सामने लिखा रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, बेटा पढ़ लेना। और तीसरा OI ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फॉर ऑप्टिकल, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग। खास तौर से आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी पढ़ लेना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक लीक क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार कर लेना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार कर लेना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रिज्म, खैर अगर आप ऊपर वाले टॉपिक से खैर आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज ले लीजिएगा, लेकिन प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, जिसमें कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप है उसके बारे में आप नॉलेज लेके जाना बहुत अच्छे से। इनको 4-4, 5 बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाकर देखना, जहां पर रिलैक्स आई केस पूछा जाता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछा जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो बेटा, करके जाना, लीड क्वेश्चन है गॉस लॉ की तरह। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और प्रिज्म बिल्कुल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की तरह, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूं चैप्टर नंबर 10 पे, जो कि आपका सेकंड किताब का सेकंड चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। उसमें आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो कि यंग्स का एक्सपेरिमेंट जो है उसका डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि डेरिवेशन नहीं आएगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हो सकता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन डेरिवेशन नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना, डिफ्रैक्शन पढ़ लेना और हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ लेना ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में बताया था, उनका डेरिवेशन जो है वो पढ़ लेना कि हाइगेन्स ने इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बाद 13, इसके बाद 11 चैप्टर जो है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें सबसे पहले आप पढ़ लेना एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कई बार आ चुका है। दूसरा टॉपिक आप पढ़ लेना कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, जो कि आपने पढ़ा भी होगा कि एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये पढ़ लेना कि बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। दूसरा आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ लेना, ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इसके थोड़ा सा ये नॉलेज ले लेना कि क्वांटम ऑफ रेडिएशन के बारे में। और तीसरा इसका टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर, की जो वेव नेचर होता है मैटर का किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है, इससे रिलेटेड मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक्स है इन पर आपको छोड़ना नहीं है, खास तौर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। ग्राफ से रिलेटेड भी इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, खैर आप उसको समझ रहे होंगे। अब मैं आता हूं चैप्टर नंबर 12 पे, एटम पे। बाकी मैं आपको बता दूं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, ये बहुत बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, जो कि आप आधे दिन में
एक घंटे के 1.5 घंटे के चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर से, तो इनको अगर आप चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने आपके लिए ऐसे 2 टॉपिक ही यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर एटम में आपको पढ़ना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड अदर 4 न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ना, बाकी जे थॉमसन तो आपको पता ही होगा, बाकी पता आपको ये भी क्योंकि बेसिक आप पढ़ते हो। लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जहां पर वो गोल्ड फॉइल्स वगैरह वो रखी जाती है कि जो उन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं, कुछ जो है 180 पे निकल जाते हैं, कुछ 90 पे निकल जाते हैं और कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का पूरा डायग्राम उन्होंने बनवाया था, जहां पर उन्होंने जिंक सल्फाइड वगैरह रखे थे कि जब अल्फा पार्टिकल स्टेट पड़ेगा और वहां पर जो है चमक उठेगी, तो वहां पर तो उसको आप एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, साइड बुक में डायग्राम भी बना हुआ है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, बिल्कुल भी बेटा छोड़ के मत जाना। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा बेटा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एच एटम मींस लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद आप बेटा पढ़ लीजिएगा कि बोर्स मॉडल ऑफ एच एटम, जिसमें कि उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π, जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है ना, उसके बाद आप उनकी जो फ्रीक्वेंसी के बारे में वो थोड़ा सा पढ़ लेना कि इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस में E1 है ना, तो इसमें भी आप पढ़ लेना। तो ये छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद मैं आता हूं 13 चैप्टर पे न्यूक्लिया। न्यूक्लिया में आप मास एनर्जी पढ़ लेना, थोड़ा सा मास इफेक्ट पढ़ लेना। ठीक है ना, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लेना। ठीक है ना, इसके बाद तीसरा है बेटा न्यूक्लियर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कर्व। एक लीक क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में से भर भर के खूब दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको गॉस का बेटा बताया था, बिल्कुल जो मैं कह के जा रहा हूँ बिल्कुल बेटा बस ईमानदारी से पढ़ लेना। आपको अगर अभी तो बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर आप प्री बोर्ड आप देने जाना, आप तभी आप देख लेना कि आपको पता लग जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। अब मैं आता हूँ सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर पे। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कंडक्टिविटी के हिसाब से इनको 3 पार्ट में बांटा जाता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। उसके बाद आप इनके एनर्जी बैंड गैप थोड़ा सा पढ़ना, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। इंपॉर्टेंट सेट 1 में आ चुके हैं कई बार एनर्जी डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टर को मेटल्स भी कहा जाता है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इनके एनर्जी बैंड गैप्स देख लेना। उसके बाद बेटा पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत ही इजी है। ठीक है ना, और इसके बाद एक टॉपिक जो सेट 1 में बेटा पूछा जाता है जो कि है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को पढ़ लेना, सेमीकंडक्टर डायोड। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हीरो टॉपिक है एचटी, हीरो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड यूज एज अ फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखना, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, बेटा ये दोनों अपने आप में 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है जो एक वेव को करेक्ट करे, और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है जो 2 वेव को करेक्ट करे। जो कि आप ऐसे करके डायग्राम अगर आप बनाना चाहें, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में D1 D2 D1 D2 ऐसे करके यहाँ पर बनते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड लगा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगे होते हैं। खैर, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड कतई नहीं छोड़ना है। 2-2 3-3 4-4 बार इसके डायग्राम बना के देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। ठीक है ना, कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेना। लेकिन ये जो मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सकूं, लेकिन अगर कुछ भी कमी अगर आ रही हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और जैसे जैसे मैं और भी वीडियोस अपनी बनाऊंगा, मैं बिल्कुल उस कमी को सुधारूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो मैंने आपको फर्स्ट बुक का बता दिया था, और सेकंड बुक में ज्यादा टाइम लगा नहीं क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स थे। लेकिन जो मैंने बात कही है आपको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करनी है, आप सिर्फ और सिर्फ फॉलो करिए। पूरा पेपर मैंने यहाँ पर लीक कर दिया टॉपिक्स का, और आप देखना कि प्री बोर्ड फर्स्ट में और सेकंड में आपको खूब भर के खूब दबा के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। इसी प्रकार से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मुझे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके जो भी आप कमेंट करेंगे उसका मैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्ते।